सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां बेशक जनता ने किसी को बहुमत के जादुई आंकड़े के काबिल नहीं समझा, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी में है और पार्टी को 7 निर्दलीय विधायक और आईएनएलडी के एक विधायक के अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी समर्थन मिला है। इसीलिए सरकार का गणित तो बीजेपी पहले ही बिठा चुकी है। इस बीच खुशखबरी यह आई है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी सरकार में शामिल होकर खंडित जनादेश को मजबूत करने जा रही है। अभी यह फिलहाल साफ नहीं है कि इसके साथ बदले में दुष्यंत को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या नहीं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक अभी गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के घर पर चल रही है, जिसमें दुष्यंत चौटाला के अलावा उनके पड़ोसी अनुराग ठाकुर भी मौजूद है। मोटे तौर पर शर्तों पर सहमति बन गई है और सभी कुछ ठीक रहा तो बाहर आकर इस गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी बननी तय है और सरकार के साथी भी करीब करीब तय हैं। बात बस इतनी भर रह गई है कि सरकार के साथियों को क्या मिलेगा। सियासत के इस खेल में मंथन भी आज खूब हुआ। सूत्रों की माने तो जेजेपी और बीजेपी की डील लगभग फाइनल है। जेजेपी के मैनिफेस्टो को बीजेपी मोटे तौर पर मानने को राजी हो गई है। आंकड़ों के अंकगणित को समझे तो 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 का है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। आईएनएलडी उसे समर्थन का दावा कर चुकी है। हरियाणा लोकहित पार्टी से विधायक गोपाल कांडा के अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी उसके साथ खड़े बताए जा रहे हैं। यानी बीजेपी के पास उन 50 विधायकों का समर्थन है। दुष्यंत चौटाला के साथ आने के बाद अब ये 59 विधायकों का हो जाएगा। सूत्रों की माने तो जेजेपी से बीजेपी इसलिए भी गठबंधन की इच्छुक है क्योंकि उसकी नजर आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली में करीब 25 लाख जाट वोटर हैं। कुछ विधानसभाओं में ये वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं और बीजेपी ये अलायंस करके जाटों के साथ खड़ा दिखना चाहती है। पिछली बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने के कारण दिल्ली में जाटों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था और बीजेपी 70 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाने का गणित तो समझ लिया, लेकिन गोपाल कांडा की पार्टी ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। गोपाल कांडा न सिर्फ सरकार के साथ का ऐलान कर चुके हैं बल्कि कह रहे हैं कि उनके रगों में आरएसएस का लहू बहता है। यह अलग बात है कि संघ का नाम लेकर कांडा जो शुद्धिकरण चाहते हैं वो बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा और दूसरी ओर सियासी विरोधी भी हमलावर हैं। एयर होस्टेस सुसाइड केस में गोपाल कांडा की गिरफ्तारी की मांग करते बीजेपी के इन बड़े नेताओं की ये पुरानी तस्वीर आज फिर से जिंदा हो गई। हरियाणा में बहुमत के आंकड़े से दूर बीजेपी को गोपाल कांडा ने समर्थन का दावा कर दिया। नतीजों के बाद वो जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे और मनोहर लाल खट्टर के दोबारा सीएम बनने की तस्वीर भी साफ होने लगी। लेकिन कभी बीजेपी की आंखों की किरकिरी रहे कांडा की इस दोस्ती पर सियासत तेज है। विरोधी हमलावर हैं और बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं चलिए वो तो सब ये विवाद आपके बीच में, हमारे पास ऐसा कोई विवाद नहीं लेंगे उनका। नहीं अभी इस विषय पर हम कोई बात नहीं कहेंगे। सरकार का क्या स्वरूप होगा, अब पार्टी कैसे रेसिप्रोकेट करेगी वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करने के बाद तय होगा। बीजेपी पशुपेश में हो सकती है लेकिन कांडा को कोई मुश्किल नहीं है। 1926 से मेरे फादर आरएसएस में थे और देश का पहला आम चुनाव लड़ा मेरे फादर ने दीपक के निशान पे, जनसंघ की टिकट सिरसा डब्बावाली से। तो हम तो परिवार का एक हिस्सा हैं। पर मुश्किल यह है कि बीजेपी गोपाल कांडा की दोस्ती कबूल करे भी तो कैसे। पार्टी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तो ताबड़तोड़ ट्वीट करके पीएम मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह से अपील की है कि गोपाल कांडा से समर्थन न लें और सूत्रों की माने तो बीजेपी दूरी बना लेगी। और अब बात महाराष्ट्र की, वहां पर भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र में सियासत का खेल बड़े अजीब तरीके से खेला जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना ने यहां साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा और बहुमत का आंकड़ा भी जुटा लिया, लेकिन अब बड़े भाई की लड़ाई में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। शिवसेना से बिना बात किए बीजेपी तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो शिवसेना अपने ही अंदाज में बीजेपी को आंखें दिखा रही है। बीजेपी को अपने तेवर दिखाने का ये शिवसेना स्टाइल है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्विटर पर इस पिक को साझा किया और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। तस्वीर में टाइगर के हाथ में कमल का फूल है और गले में बंधी है घड़ी।
टाइगर शिवसेना का प्रतीक है, कमल बीजेपी का और घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह। तस्वीर का संदेश साफ है कि अगर बीजेपी नहीं मानी तो शिवसेना के पास एनसीपी का भी विकल्प है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी अगर मिल भी जाए तो सरकार नहीं बना सकते, लेकिन अगर कांग्रेस भी साथ आ जाए तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से छुआ जा सकता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के उग्र हिंदुत्व को भी स्वीकार करेंगे, कहना मुश्किल है। इसीलिए फिलहाल कांग्रेस के पास विचार का भरोसा और एनसीपी के पास शुभकामना से ज्यादा कुछ नहीं। उनका कुछ प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर डिसीजन लेने के लिए हमारे हाईकमांड को पूछेंगे। अगर उन्होंने मान्यता दी तो करेंगे। हमारा विरोधी पक्ष में बैठकर काम करने की हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग साथ में लड़े वो साथ में सरकार चलाएं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मुश्किल तो शिवसेना के लिए कम नहीं, क्योंकि अब तक हिंदुत्व के नाम पर वो कांग्रेस और एनसीपी को कटघरे में खड़ा करती रही है और इसलिए साथ जाने की बात फिलहाल दिन में देखे गए ख्वाब की तरह लगते हैं। लेकिन शिवसेना बीजेपी को संदेश दे रही है, कभी कार्टून से और कभी पोस्टर से। वर्ली में शिव सैनिकों ने आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री भी बता दिया है। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं। मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है, उन्हें जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया गया है। उधर केरल बीजेपी के नेता रहे पी श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। अब आपका इन चेहरों से परिचय करा देते हैं। जीसी मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो गुजरात कैडर से हैं और गुजरात में बतौर सीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। राधाकृष्ण भी रिटायर्ड आईएएस हैं, वो 1977 बैच के ऑफिसर हैं। राधाकृष्ण माथुर मुख्य सूचना आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। श्रीधरन पिल्लई केरल बीजेपी के बड़े नेता हैं। उनकी अध्यक्षता में बीजेपी ने पहली बार केरल में लोकसभा सीट जीती थी। पिल्लई का राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से शुरू हुआ था। अब बात कूड़े के पहाड़ तोड़ प्लान की। दिल्ली में कूड़ा बहुत बड़ी परेशानी है। कूड़े की वजह से राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन अब राजधानी से कूड़े के इन पहाड़ों को हटाने का प्लान बन चुका है। क्या है ये प्लान, देखिए हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट, ये महज कूड़े के पहाड़ नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की साख पर बदनुमा दाग हैं। दिल्ली को बीमार करने की बड़ी वजह है। दिल्ली में जानलेवा होते जा रहे प्रदूषण की बड़ी वजह है। लेकिन अब राजधानी से कूड़े के इन पहाड़ों को हटाने की योजना बन चुकी है। दिल्ली के तीनों नगर निगम राजधानी के लोगों को कूड़े के इन पहाड़ों से आजादी दिलाने के लिए मिशन में जुट गए हैं। भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के निस्तारण के लिए मशीनें जो हैं वो चल रही हैं। काम किस तरह से कर रही हैं वो जरा देखिए। 3 तरह के जो मटेरियल हैं मशीन से वो अलग अलग होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मिट्टी की तरह मटेरियल है जो सड़क बनाने में, निर्माण कार्यों में, कंस्ट्रक्शन में जिसका इस्तेमाल हो सकेगा। इस तरफ अगर नजर डालें, ये जो पहाड़ इकट्ठा हो रहा है इससे एनर्जी जो है यानी कि जो बिजली बनाने के काम इस मटेरियल को लाया जा सकता है। और इससे आगे तीसरी लेयर में आप देखेंगे वहाँ पर ईंट, रोड़ी, पत्थर, इस तरह का जो मटेरियल है वो अलग अलग किया जा रहा है। देश की राजधानी को कचरे के पहाड़ से मुक्त करने के लिए केंद्र से फंड भी मिल चुका है। नई मशीनें दिन रात काम में जुट गई हैं। रोजाना 4500 टन कचरे को निपटाया जा रहा है। केंद्र सरकार से फंड लाके 93 करोड़ की मशीन भलसवा में शुरू हुई है और इससे थोड़ी कम की साउथ और ईस्ट में भी। तो 1.5 साल में हम पूरे पहाड़ को जमीन के बराबर लाके उस जगह पे कोई बहुत ही सुंदर चीज, हरी भरी शुरुआत करेंगे।
तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी काफी वक्त से इस काम के लिए लगे थे और आखिरकार चुनाव से पहले यहां पर मशीनों की स्थापना हो गई और हो सकता है 1.5 साल के अंदर अगर काम इसी तरीके से चला तो दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों से निजात मिल जाएगी। दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर सालों से जमा हो रहे कूड़े को निपटाने का काम शुरू हो गया। जो हमने आपको बताया, वालसवा लैंडफिल साइट की बात की जाए तो यहां पर 25 साल में करीब 88 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ बन गया। यहां कूड़े के निस्तारण की मशीनें लगाई गई हैं जो कूड़े से ईंट, पत्थर, शीशे और पॉलीथीन को अलग करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़े के निपटाने के दौरान जो भी वेस्ट निकलेगा सबका इस्तेमाल किया जा सकेगा। छटाई के बाद जो पत्थर निकलेंगे उनसे टाइल्स बनाई जाएगी, पॉलीथीन को रिसाइकल किया जाएगा। छटाई के बाद बाकी बची मिट्टी का इस्तेमाल जल भराव वाले लो लाइन एरिया को ऊंचा करने में किया जाएगा। वालसवा लैंडफिल साइट्स पर लगी एक मशीन से एक दिन में करीब 300 मीट्रिक टन कूड़े की छटाई हो सकती है। फर्स्ट फेज में बायो माइनिंग के लिए 15 मशीनों का इस्तेमाल करने की योजना है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की हुंकार से पाकिस्तान के होश भागता हो गए हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आज दो टूक कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का है और पीओके को पाकिस्तान नहीं आतंकवादी नियंत्रित करते हैं। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है जो नाजायज है। जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल इज पार्ट ऑफ इंडिया। हिंद की हुंकार, पाकिस्तान हुआ बेहाल। सुन लो पाकिस्तान, पूरे और पूरे कश्मीर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का हक। जनरल बिपिन रावत की दो टूक से बाजवा की बुजदिल फौज हुई बेहाल। This illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ये वो हकीकत है जिसे छिपाने की पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है। आजादी की आवाज को फौजी बूटों तले कुचल देता है। अपनी ही आवाम पर गोलियां बरसाने से भी परहेज नहीं करता। लेकिन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद से बाल्टिस्तान तक सिर्फ हिंदुस्तान का हक है। पूरा कश्मीर हमारा है। कश्मीर की इंच इंच जमीन हिंदुस्तान की है। दुनिया जानती है कि पापी पाकिस्तान ने 1947 में आधे कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर लिया था। इस नाजायज कब्जे को पाकिस्तान को छोड़ना ही होगा। दिल्ली के कार्यक्रम में बोलते हुए आर्मी चीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा बताया है। Jammu and Kashmir as a whole is part of India. And when we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory. A territory which has been illegally occupied by our western neighbor. पाकिस्तान का पड़ोसी देश नेपाल भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का अड्डा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल और भारत की खुली सीमा के जरिए नकली करेंसी नोट और आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। देखिए पाकिस्तान के इस नापाक प्लान का खुलासा करती न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर में घुसपैठ का सारा प्लान फेल होने के बाद आईएसआई ने आतंक की नई साजिश रची है। सरहद पार करने के इस नए प्लान में दहशतगर्दों के टारगेट पर है हिंदुस्तान से सटी नेपाल और बांग्लादेश की सीमा। हिंदुस्तान का पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश आईएसआई की नापाक साजिशों का गढ़ बनता जा रहा है। आतंकी घुसपैठ, नकली करेंसी की सप्लाई और रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देकर भारत भेजने की साजिश रची जा रही है। नेपाल को आईएसआई ने अपना गढ़ बना लिया है। भारत नेपाल के पोरस बॉर्डर के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की आईएसआई साजिश रच रही है। एलओसी पर घुसपैठ की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद आईएसआई को लगता है कि भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए ही भारत में आतंकियों की घुसपैठ और कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग कराई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की साजिश आतंकियों को पाकिस्तान से काठमांडू लाकर भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल, बीरगंज,
कृष्णानगर, बदनी और रूपई, हीड़ा, नेपालगंज के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की है। आईएसआई चीन की नकली करेंसी युआन को भी सर्कुलेट कर रही है। युआन की कीमत रुपए से ज्यादा है। नकली युआन के बदले आईएसआई असली भारतीय करेंसी इकट्ठा कर रही है। नेपाल दूतावास और काठमांडू का थलेम इलाका आईएसआई का गढ़ बन गया है। थलेम में रहने वाले कश्मीरियों के जरिए आईएसआई घाटी में अपने स्लीपर सेल को पैसे पहुंचा रही है। फेक करेंसी दो जगह से हिंदुस्तान में काफ़ी आती है, एक मालदा और दूसरा नेपाल के द्वारा। पाकिस्तान फेक करेंसी बेचता है, पाकिस्तान उसी रूट को ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, उसी रूट को मिलिटेंट के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये पाकिस्तान ने नेपाल को ऐसे गढ़ बना। आईएसआई के टारगेट पर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का खुला बॉर्डर भी है और आईएसआई के आतंक के मोहरे बने हैं रोहिंग्या कैंपों में रह रहे शरणार्थी। सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्याओं को ब्रेन वॉश करने में जुटी है आईएसआई। बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्याओं को आईएसआई के ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आईएसआई के ट्रेंड किए गए ये रोहिंग्या आतंकी पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों के मोहरे बन सकते हैं। अब बात राजगीर की बेटी के इंसाफ की। 16 सितंबर को राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक नाबालिग से हैवानियत की गई। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने बवाल किया तो आरोपी पकड़ लिए गए। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा, लेकिन राजगीर की बेटी अब भी इंसाफ के लिए जूझ रही है। राजगीर की बेटी को इंसाफ दिलाने की आवाज आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी। दरिंदगी का शिकार हुई राजगीर की 13 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। सुशासन बाबू साइलेंट हैं, लेकिन राजगीर की आवाम उबल रही है। नीतीश कुमार की पुलिस का दावा है कि आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन राजगीर के लोगों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। न्याय की मांग दिल्ली में गूंज रही है। राजगीर की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आवाज बुलंद की गई। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक जो मिनिमम जो मांग होती है केवल उसमें से 6-7 अरेस्ट हुए हैं, 4 अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों की मिनिमम मांग थी कि एक तो था कि ये अगर इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो अन्य लड़कियों के साथ भी किए होंगे, तो इसके लिए एक एसआईटी गठित हो। अगर आप एसआईटी नहीं गठित करते हैं तो सेंटर को आप सीबीआई की जांच का रिकमेंडेशन करिए। राजगीर समेत पूरे बिहार में बेटियों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिन सवालों को लेकर राजगीर की जनता ने सुशासन बाबू तक अपनी आवाज पहुंचाई थी, वो अब भी अधूरी है। इसका मतलब तो यही है कि बिहार में किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए, अगर उस परिवार के पास क्षमता नहीं है तो उसको किसी तरह का न्याय नहीं मिल सकता है। निर्भया कांड के बाद देश में कड़े कानून तो बन गए, लेकिन लगता है कि वो सिर्फ कागजों तक सिमटे हैं। जब तक ये कानून सख्ती से लागू नहीं किए जाते, इनका फायदा नहीं होगा। कानून तो बन गए हैं, बट डर नहीं है और हालात और बदतर होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इससे ज़्यादा ज़रूरी हमको ये लगता है कि अपने बेटों को समझाओ। तो हम लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को किस तरह से इज्जत सम्मान देना चाहिए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए।